हेलो फ्रेंड्स, मैं कंचन आपका अपने चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हम देखेंगे भूगोल टेस्ट सीरीज के अंतर्गत जनसंख्या भूगोल पॉपुलेशन जियोग्राफी का नेक्स्ट पार्ट नंबर 5। यह टेस्ट सीरीज यूजीसी नेट के साथ-साथ यूपी पीजीटी, यूपी टीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। आज का क्वेश्चन सीरीज ये है 101 से 125। आइए एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 101 से स्टार्ट करते हैं। ये पूछ रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 है यूरोपीय देशों की जनसंख्या जो है प्रतिरुद्ध है। ऑप्शन 2 है यूरोपीय देशों में उर्वरकता दर प्रतिस्थापन दर से भी नीचे है। ऑप्शन 3 है यूरोप के सभी देशों की जो उर्वरकता दर है वो 1.5% से नीचे है। इसमें हमें सही कथन बताना है। तो सही कथन ये जो तीनों ऑप्शन है तीनों के तीनों सही हो जाएंगे। तीनों ही कथन सही दिया गया है। प्रश्न संख्या 102 देखते हैं। ये पूछ रहा है कि ग्रामीण अधिवास के निवासी किस कार्यों में संलग्न पाए जाते हैं। ऑप्शन ए है कृषि, ऑप्शन बी है मछली पकड़ना, ऑप्शन सी है पशुपालन और ऑप्शन डी है ये सभी। तो इसमें भी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी सारे ग्रामीण निवासियों के सब कार्य क्षेत्र हैं। प्रश्न संख्या 103 देखते हैं। ये पूछ रहे हैं, निम्न में से कौन ग्रामीण अधिवास में शामिल पाए जाते हैं, यानी ग्रामीण अधिवास बताना है इसमें। ऑप्शन ए एकाकी अधिवास, ऑप्शन बी कृषक घर, ऑप्शन सी पूर्वा और ऑप्शन डी ये सभी। तो ये सारे के सारे जो प्रकार हैं ग्रामीण अधिवास के, ग्रामीण अधिवास में हमें पूर्वा जो कि गांवों से भी एक छोटा होता है, कई पूर्वे मिलकर एक गांव का निर्माण करते हैं, तो ये भी ग्रामीण अधिवास में देखने को मिलता है। कृषक घर भी मिलता है। एकाकी अधिवास यानी छिटपिट जो अधिवास मिलते हैं वो होते हैं। तो ये सारे के सारे आ जाएंगे ग्रामीण अधिवास में। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 104 है। ये पूछ रहा है पूर्वे जिसे हैमलेट्स के नाम से भी इसे जानते हैं, तो पूर्वे हैमलेट्स किस प्रकार के अधिवास होते हैं। ऑप्शन ए गांव से छोटे होते हैं, ऑप्शन बी कम घनत्व होता है, ऑप्शन सी है ए व बी दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो पूर्वे होते हैं ना ये गांव से छोटे होते हैं। कई पूर्वों को मिला के ग्रामीण क्षेत्र में एक गांव का निर्माण 2-3 एक गांव में हो सकता है, लगभग 4 से 5 पूर्वे भी देखे जा सकते हैं। और इनका जो घनत्व होता है कम सघन यानी विरल ही जनसंख्या इसमें पाई जाती है। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना ये हो जाएगा ऑप्शन सी ए व बी दोनों। प्रश्न संख्या 105 देखते हैं। इसमें एक निम्न में से किस स्थान पर ग्रामीण अधिवास की अनुकूल दशाएं पाई जाती हैं। ऑप्शन ए है उपजाऊ भूमि होगी वहां पे, ऑप्शन बी है मरुस्थलीय क्षेत्रों में, ऑप्शन सी है पर्वतीय क्षेत्र में, ऑप्शन डी है अत्यधिक घने जंगल में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए यानी उपजाऊ भूमि। उपजाऊ भूमि के जहाँ पे रहेगा वहां पे लोग ग्रामीण अधिवास बहुत अधिक स्थापित करते हैं, वो वहां पे अनुकूल दशाएं पाई जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 106 है कि दक्षिण पूर्वी एशिया के निवासी किस क्षेत्रों में अधिक वास करते हैं। जो दक्षिण पूर्वी एशिया पूछ रहे हैं यहाँ पे, ऑप्शन ए है कि नदी घाटी के निम्न क्षेत्रों में, ऑप्शन बी है तटवर्ती मैदानों में, ऑप्शन सी है ए व बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो दक्षिणी पूर्वी एशिया हम ये भारत हो गया मानते हैं, भारत और जो इधर इंडोनेशिया मलेशिया फिलीपींस ये सारे देश आ जाते हैं। तो इसमें जो शामिल है इसे दक्षिण पूर्वी यानी एक तो पूर्वी एशिया हो गया, पूर्वी एशिया में आ जाता है हमारा चीन, जापान, कोरिया, और दक्षिण एशिया में आ जाता है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि, श्रीलंका, मालदीव, ये सारे दक्षिण एशिया में आ जाते हैं। और पूर्वी और दक्षिण एशिया के बीच में ये दक्षिण पूर्वी एशिया, तो इसमें हमें किस प्रकार के अधिवास या निवासी किन क्षेत्रों में अधिक वास करते हैं। तो इसमें भी ऑप्शन सी हो जाएगा ए व बी दोनों, जो नदी घाटी के निम्न क्षेत्रों और तटवर्ती मैदानों में, क्योंकि यहाँ पे अनुकूल दशाएं होती हैं अधिवास के लिए या फिर उनके रहने के लिए, तो इसलिए इन दोनों क्षेत्रों में देख सकते हैं हम कि अधिवास मिलता है दक्षिण पूर्वी एशिया में। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 107 है। ये एक निम्न में से कौन ग्रामीण अधिवास को प्रभावित करने वाला भौतिक कारक है। भौतिक कारक पूछ रहे हैं। ऑप्शन ए हो गया भूमि, ऑप्शन बी हो गया जलापूर्ति, ऑप्शन सी हो गया गृह निर्माण सामग्री, ऑप्शन डी हो गया ये सभी।
तो इसमें भी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगी। ये सभी सारी चीजें भौतिक चीजें यानी भौतिक अधिवास को प्रभावित करने वाले ये तीनों कारक हैं। भूमि, जलापूर्ति, गृह निर्माण सामग्री। प्रश्न संख्या 108 देखते हैं। यदि एक भूमध्य रेखीय वन क्षेत्र में बस्तियां कम क्यों पाई जाती हैं? ऑप्शन ए वनस्पति सघनता के कारण, ऑप्शन बी अत्यधिक वर्षा के कारण, ऑप्शन सी है वर्षा की कमी के कारण और ऑप्शन डी कम सूर्य की प्राप्ति हेतु। सूर्य की प्राप्ति बहुत कम होती है इसलिए। तो भूमध्य रेखीय वन क्षेत्र में बस्तियां इसलिए कम पाई जाती हैं वहां पे क्योंकि वनस्पति की देखिए इसका आंसर जो है कूट में दिया जा सकता है। हम बना लेते हैं इसका कूट। मान लीजिए एक में हो गया ए व बी दोनों, दो में हो गया मान लीजिए सी व डी हो गया यहाँ पे, तीन में हो गया आपका ए बी व सी, और चार में हो गया आपका ए सी व डी। तो इसमें से कूट में से आंसर बताइए। जो बस्तियां कम क्यों पाई जाती हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे इसे डी कर लीजिए, डी हो गया। देखिए तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कम क्यों पाई जाती है, इसमें से हम देख सकते हैं कि ऑप्शन ए जो है ये भी कारण है एक, कि वहाँ पे वनस्पति सघनता बहुत अधिक है और अत्यधिक वर्षा भी होता है, बहुत अधिक वर्षा होती है और वर्षा की वजह से बहुत ज्यादा वहाँ पे ह्यूमिडिटी देखने को मिलती है जो कि एक अनुकूल जीवन के लिए रहना उसमें कठिन होता है। वर्षा की कमी रहती है तो गलत है कि वर्षा की कमी जो है वहाँ पे वर्षा की कमी नहीं है, वर्षा तो होती ही रहती है। ऑप्शन डी कम सूर्य की प्राप्ति हेतु, क्योंकि इतने सघन वन होते हैं और पत्तियां उनकी इतनी चौड़ी चौड़ी होती हैं कि भूमि तक सूर्य का प्रकाश ही शायद पहुंच पाता है। इसलिए ये तीनों कारण ए बी व डी, ये जो तीनों कारण है, ये तीनों कारण ही शामिल है इन बस्तियों के स्थापित न होने में, होने के कारक में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, ए बी व डी, ये तीनों कारक हो गए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 109, निम्न में कौन जलवायु की अनुकूल दशाएं नहीं है? देखिए मध्यम तापमान, ऑप्शन बी सूखा पड़ना, ऑप्शन सी खुला आकाश, और ऑप्शन डी है पर्याप्त वर्षा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सूखा पड़ना, ये जो है जलवायु के अनुकूल दशाएं नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 110 है कि निम्न में से कौन ग्रामीण अधिवास के निर्माण हेतु मानवीय कारक है? ऑप्शन ए स्वास्थ्य, ऑप्शन बी है आर्थिक कारक, ऑप्शन सी है सुरक्षा, ऑप्शन डी है ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी। प्रश्न संख्या 111 देखते हैं। ये पूछ रहा है नाइजीरिया का इंसेल वर्ग अधिवास किस मानवीय कारक के कारण महत्वपूर्ण माना जाता है? ऑप्शन ए सुरक्षा के कारण, ऑप्शन बी है स्वास्थ्य के कारण, ऑप्शन सी है सामाजिक रूढ़ियां, ऑप्शन डी है प्रतिरक्षा। तो ये जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा सुरक्षा के कारण। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 112, निम्न में से किस सामाजिक बुराइयों के कारण ग्रामीण अधिवास प्रभावित होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये होगा, ऑप्शन देख लेते हैं कि ऑप्शन ए है कि देवी देवताओं का निवास स्थान, ऑप्शन बी है धार्मिक विश्वास, ऑप्शन सी है तंत्र मंत्र आदि, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसमें दिया है कि सामाजिक बुराइयों के कारण किन किन इसमें से जो सामाजिक बुराइयां हैं इसके कारण ग्रामीण अधिवास प्रभावित होता है। तो देखिए इसमें से तीनों ऑप्शन हो जाएगा, ए बी भी है और सी भी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सारे बुराइयां शामिल है इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 113, ये पूछ रहा है निम्न में से कौन से ग्रामीण बस्तियां खेतों के द्वारा एक दूसरे से अलग होती हैं? ऑप्शन ए प्रविकीर्ण, ऑप्शन बी प्रकीर्ण बस्तियां, ऑप्शन सी परिक्षिप्त बस्तियां और ऑप्शन डी ये सभी। तो देखिए जो ये कह सकते हैं कि जो खेतों द्वारा अलग होती हैं ये तीनों ही इसमें शामिल है। तीनों का मतलब ये एक, तीनों एक ही का नाम है। जैसे इसे हम प्रविकीर्ण या प्रकीर्ण या प्रक्षिप्त बस्तियों के नाम से जानते हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 114 है कि प्रकीर्ण अधिवास भारत के किस राज्यों में देखने को मिलता है? ऑप्शन ए है मेघालय, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन डी ये सभी। तो देखिए जो मेघालय हो गया, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश, तीनों क्या है एक पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी राज्य है। तो पहाड़ों में हमें उतना
सघन अधिवास नहीं देखने को मिलता है, यानी प्रकीर्ण यानी बिखरे बिखरे अधिवास, जहाँ पे थोड़ी सी समतल भूमि मिल जाती है वहाँ पे अधिवासों का बसाव हमें देखने को मिलता है। इसलिए इन तीनों राज्यों में हमें प्रकीर्ण अधिवास देखने को मिलता है, इसलिए इसका भी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रश्न संख्या 115 है, अत्यंत उपजाऊ जलोढ़ मैदानों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती हैं? ऑप्शन ए है सघन बस्तियां पाई जाती हैं, ऑप्शन बी है प्रकीर्ण बस्तियां पाई जाएंगी, ऑप्शन सी है परिक्षिप्त बस्ती पाई जाएगी, ऑप्शन डी अर्धसघन बस्ती पाई जाएगी। तो इसमें जो हो जाएगा, जो ये अत्यंत उपजाऊ जलोढ़ मैदान है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसमें सघन बस्तियां देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 116 है इसमें, अर्धसघन बस्ती भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन बी है गुजरात के मैदान में, ऑप्शन सी है गंगा के जलोढ़ मैदान में, और ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़ में। तो जो अर्धसघन बस्तियां हमें देखने को मिलती हैं, अर्धसघन बस्तियां हमें हिमाचल में तो बहुत प्रचुर देखने को मिलेगा, गंगा के जलोढ़ मैदान में ये अधिक सघन देखने को मिल जाएंगे। तो ये जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात के मैदान में। प्रश्न संख्या हम 117 देखते हैं, ये पूछ रहा है कि छत्तीसगढ़ तथा हिमालय की निचली घाटियों में किस प्रकार के अधिवास पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है अर्धसघन अधिवास पाए जाएंगे, ऑप्शन बी है सघन अधिवास पाए जाएंगे, ऑप्शन सी है पूर्वायुक्त ग्रामीण अधिवास पाए जाएंगे, या ऑप्शन डी प्रकीर्ण अधिवास। देखिए ये भी छत्तीसगढ़ या फिर हिमालय जो निचली घाटियों में बात करें, तो निचली घाटियों में यहाँ पे हो जाएगा प्रकीर्ण अधिवास, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या है, निम्न में से कौन सी इकाई पूर्वायुक्त ग्रामीण अधिवास से संबंधित है? ऑप्शन ए पाढ़ा, ऑप्शन बी है पल्ली, ऑप्शन सी है नंगला, व ऑप्शन डी है ये सभी। तो ये जो पल्ली, नंगला या पाड़ा दिया है, ये सारी जो अलग अलग स्थानों पे जो है ये पूर्वे के ही नाम है, तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 119 है कि विन्यास के आधार पर ग्रामीण अधिवास के कौन से प्रतिरूप पाए जाते हैं? विन्यास के आधार पे पूछ रहा है, यानी हम कह सकते हैं कि उसके जैसे ऊंचे प्रतिरूप के आधार पे पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए है कि मैदानी ग्राम, ऑप्शन बी है तटीय ग्राम, ऑप्शन सी है पठारी ग्राम, और ऑप्शन डी ये सभी। तो विन्यास के आधार पर ये सभी हो जाएंगे, यानी मैदानी भागों में जिस प्रकार के गांव मिलते हैं या अधिवास, ग्रामीण अधिवास, या तटीय क्षेत्रों में जो ग्रामीण अधिवास है, या पठारी क्षेत्र में पठारों पे, तो ये सारे इसका विन्यास हो गया, जैसे कि मैदानी क्षेत्र है, या फिर पर्वतीय क्षेत्र हो गया, या तटीय क्षेत्र, या पठारी क्षेत्र, ये सारे के सारे उसके उच्चावचीय स्वरूप के आधार पे जहाँ पे आवासों का हमें प्रतिरूप या आवासों का बसाव देखने को मिलता है, उसे हम विन्यास के आधार पे उसे क्लासिफिकेशन करते हैं। तो ये सारे के सारे जो प्रकार है इसके प्रकार है विन्यास के आधार पे, तो इसका राइट आंसर भी ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 120 है कि कार्य के आधार पर पाए जाने वाले ग्रामीण अधिवास के प्रतिरूपों में कौन एक शामिल नहीं है? कार्य के आधार पर बताना है हमें। ऑप्शन ए है कृषि ग्राम, ऑप्शन बी है मछुआरों का ग्राम, ऑप्शन सी है वन ग्राम, और ऑप्शन डी है लकड़हारों का ग्राम। तो देखिए इसमें जो है कार्य के आधार पर शामिल नहीं है, तो वन ग्राम ये शामिल नहीं है। बाकी कृषि ग्राम, यानी इसमें अधिकतर हमें कृषकों का ही बसाव देखने को मिलता है। मछुआरों का ग्राम हो गया, जैसे कि कोई नदी क्षेत्र, नदी हो गई, नदी किनारे या फिर झील के तटवर्ती भागों में ये अपना अधिवास बनाए रहते हैं, वहाँ पे रहते हैं, क्योंकि उनके कार्य के आधार पर उनके गाँव का हमें विन्यास गाँवों का बसाव देखने को मिलता है। तो इस आधार पर मछुआरों का ग्राम भी हो गया, और लकड़हारों का ग्राम अधिकतर ये हमें वन क्षेत्र के आसपास देखने को मिलेगा, क्योंकि उनका कार्य होता है वन क्षेत्र, वन में जाके कार्य करना, लकड़ी काटना, इसलिए उनका गांव अपने कार्य क्षेत्र के पास ही देखने को मिलेगा। ये भी गांव शामिल है कार्य के आधार पे, वन ग्राम नाम का ये नहीं शामिल है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 121 है कि रैखिक प्रतिरूप के अधिवास निम्न में से किस स्थानों पर निर्मित होते हैं? ऑप्शन ए है नदियों के किनारे, ऑप्शन बी है घाटी के किनारे,
ऑप्शन सी है सड़कों के किनारे, ऑप्शन डी है ये सभी। तो देखिए इसका जो राइट आंसर भी ऑप्शन डी ही हो जाएगा, क्योंकि नदी के किनारे, घाटी के किनारे, सड़कों के किनारे ये सारे एक सीधी रेखा के रूप में जैसे जैसे उनका विस्तार रहता है उसी का आकार ग्रहण करते हुए उसी पे वो हमें गांवों का बसाव देखने को मिलता है या उस प्रकार का अधिवास देखने को मिलता है, इसलिए ये सारे के सारे रैखिक प्रतिरूप में शामिल किए जाते हैं। प्रश्न संख्या 122 देखते हैं। ये पूछ रहे हैं कि रैखिक प्रतिरूप के अधिवास निम्न में से किस स्थानों पर निर्मित होते हैं। ऑप्शन ए है, ये वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, नदियों के किनारे, घाटी के किनारे, सड़कों के किनारे, ये सभी। तो इसका तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या है 123। भारत में आंध्र प्रदेश के पूर्वी भाग में व गुजरात के सौराष्ट्र व कच्छ क्षेत्रों में किस प्रतिरूप के अधिवास पाए जाते हैं। ऑप्शन ए रैखिक, ऑप्शन बी है आयताकार, ऑप्शन सी है वृत्ताकार व ऑप्शन डी है छातानुमा। तो यहाँ पे जो हमें प्रतिरूप अधिवासों को देखने को मिलता है तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आयताकार। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 124 है। मरुस्थलीय क्षेत्र जहाँ धूल भरी आंधियां चलती हैं उस क्षेत्र में किस प्रतिरूप के ग्रामीण अधिवास पाए जाते हैं। ऑप्शन ए है रैखिक प्रतिरूप, ऑप्शन बी है आयताकार प्रतिरूप, ऑप्शन सी है वृत्ताकार प्रतिरूप और ऑप्शन डी है अनियमित प्रतिरूप। तो वहां पे हमें आयताकार प्रतिरूप देखने को मिलते हैं। आयताकार प्रतिरूप वहाँ पे स्थापित हुए रहते हैं, बहुत ज्यादा धूल भरी आंधियां चलती हैं, उनसे रक्षा के लिए या फिर सुरक्षा के लिए भी, डाकुओं सुरक्षा के लिए इस प्रकार का आवास प्रतिरूप का बनाया जाता है या निर्माण किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 125। ये है कि आयताकार प्रतिरूप के अधिवास भारत के किस क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं हमें। ऑप्शन ए है राजस्थान के पश्चिमी भागों में, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्र में, ऑप्शन सी ए व बी दोनों, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें ए व दो दोनों शामिल है। राजस्थान के पश्चिमी भागों में हमें व आंध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्र में हमें आयताकार प्रतिरूप अधिवास देखने को मिलता है। इस प्रकार के प्रतिरूप सुरक्षा की दृष्टि से ध्यान में रख के बनाया जाता है ताकि हमें खूंखार जानवरों से भी या फिर जैसे हम देखें राजस्थान में तो बहुत तेज दिन में धूल भरी आंधियां चलती है, उनसे रक्षा के लिए, साथ ही साथ चोर डाकुओं से भी रक्षा के लिए आयताकार प्रतिरूप का निर्माण किया जाता है। तो ये आज का लास्ट प्रश्न है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।